मीटिंग में कंटिन्यू करते हैं। आज ट्री को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम कम है तो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी ये सारी स्लाइडें अवेलेबल हैं, ठीक है, साइड्स के ऊपर भी। तो ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। ट्री जो होता है कंसर्न करता है सेंस ऑफ ग्रोथ। किसकी सेंस ऑफ ग्रोथ? जो है पर्सन की सेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि कैसे बड़ा हुआ है, कैसे उसकी सेंस है, ठीक है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। मोर्टेलिटी एंड डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट का फेज बता रहा होता है, किस फेज में क्या हुआ, किस फेज में क्या नहीं हुआ, ठीक है। पर्सन के रिलेशनशिप बता रहा होता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, और ये बता रहा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स है। जबकि हाउस को आपने देखा था वो घर के रिलेशनशिप को बता रहा था ना, और ये क्या बता रहा है? आपके रिलेशनशिप बाहर से बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कितनी आपको कंट्रोल कर रही हैं, कैसा आपका एनवायरनमेंट, कैसे रिलेशनशिप, कैसी डेवलपमेंट हुई है ना आपकी दोस्तों के साथ, इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ। घर से बाहर है ना, हाउस एज घर के अंदर था, तो उसमें इंसान के आपको पता चल गया कॉन्फ्लिक्ट भी एंड साइकोपैथोलॉजी भी, दोनों एंगल से भी इंटरप्रिटेशन देखेंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिकली ये इसके अंदर है। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन करते हैं बेसिकली वो देखते हैं एज वाइज। ट्री की एज देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, डिटेल इन द ट्री, ग्रोथ मेंशन है, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, विंडो है, ये वेंड है, ट्रंक्स है, बार्क है, लीव्स हैं, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्या है बेसिकली एज। आपको पता है कि ये देखें, ये जो ट्री है इसकी पिक्स देखें, बहुत ही ओल्ड ट्री लग रहा है ना। जब आपको ओल्ड ट्री लग रहा है इट्स मीन ये एज को बता रहा है उस इंसान की, ये ग्रोथ है उसकी, उसका अपने बारे में क्या ख्याल है ना। जनरल इंडेक्स ऑफ द साइकोलॉजिकल एज ऑफ द पर्सन, एक होती है उसकी पर्सनल एज जो आप लोगों को पता है ना, एक होती है मेंटल एज, एक होती है क्रॉनिक एज ना। दिस इज द मेंटल एज कि उसका लेवल क्या है। ये ट्री अगर ओल्ड बनाया हो तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल उसकी वो बता रहा होता है वर्थ की, आपकी एज क्या है। जितना इसको बिल्कुल क्लीन बनाया हो, यंग बनाया हो, इट्स मीन कि वो बंदे की सेल्फ ग्रोथ जो है बेसिकली अभी अपने आप को परसीव कर रहा है, यंग है ना। यहाँ इस पिक्स के ऊपर एज ऑफ द ट्री है। नेक्स्ट विंटर ट्री है। अगर आपने विंटर ट्री बनाया है तो क्या होगा, फील एक्सपोज एंड इम्प्रेस बाय द अदर्स। ऐसे लोग जो होते हैं विंटर ट्री ज्यादातर इमेजिनेशन में रहते हैं, लोगों से इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। तो और क्या होता है, डेड ट्री बनाया है तो पीटीएसडी विक्टिम्स, याद रखिएगा। डेड ट्री बनाया होगा तो आप लोगों ने, ये आपको यही पिक्चर ही मिलेगा, ये आप लोग अपनी तरफ से नई नई पिक्स, हर इंसान की पिक्स डिफरेंट होती है, तो आपने इंडिकेटर्स को खुद एनालाइज करना है, हर चीज मैनुअल में नहीं होती है ना। आपको पता डेड ट्री है, डेड ट्री का मतलब क्या होगा, पत्ते नहीं है, ठीक है, ब्रांचेस नहीं है, डेड आपको पता है बिल्कुल खत्म हुआ ट्री है, तो इसका मतलब है इस बंदे को पीटीएसडी के चांसेस हैं, पीटीएसडी विक्टिम है एक्सटर्नल फोर्सेस से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटर्नली इसको विक्टिमाइज किया गया है, ठीक है, पावरलेस है। और क्या होगा, अदर इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सीवियर डिस्टर्बेंस है। पीटीएसडी हुई है एनवायरनमेंट की वजह से, यहाँ आपको पता है ये एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। अगर इसके ऊपर ये डेड ट्री हो तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है ना इन्वायरमेंट फोर्सेस की वजह से बेसिकली इस चीज का शिकार है, बाहर से उसे बहुत प्रेशर है, किसी चीज का डर है, पावरलेस बंदा है, कुछ भी नहीं चाहता, बाहर वालों की ज्यादा चाह रही, किसकी चाह रही है, घर से बाहर कोई बंदा भी हो सकता है, इट्स मीन दैट, ठीक है। पाम ट्री है बेसिकली, इस तरह के बंदे जो होते हैं डिफेंसिव होते हैं, बड़े ही और एडवांटेजियस, क्या कहते हैं उसको, बड़े ही फंदे चुनने वाले हैं ना। आगे नेक्स्ट पाइन ट्री, गोल ओरिएंटेड होते हैं, डू नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस और फीलिंग ओपनली। इस तरह के लोग बड़े ही गोल ओरिएंटेड होते हैं ना, अपनी फीलिंग शो नहीं करते लोगों को, अपने आप को छुपा के रखते हैं। और सबसे बेस्ट भी यही है, चंद लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, सर दुनिया के ऊपर नहीं है कि आप आवाजें दे दे के ऐलान कर करके बताएं कि मैं ये हूँ, ठीक है। आपकी जो वर्थ है लोग खुद ही पहचानना शुरू कर देते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ट्री जो होता है, रियलिस्टिक ट्री होता है, नॉट डिस्टिंक्शन ट्री, प्रॉब्लम एंड टेंड टू द अवॉइड डायरेक्टेड कन्फ्रंटेशन। इसमें क्या होता है, ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं कन्फ्रंटेशन यानी आर्गुमेंटेशन से, है ना, लोगों से दूर रह रहे होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा है, फैंटेसी। किसकी है, फैंटेसी लाइक की, जो आप इमेजिनेटिव बनाते हैं, इसमें अनरियलिस्टिक थॉट्स होती हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं परसेप्शन ऑफ द वर्ड्स। आप लोगों ने, कई लोगों ने बनाया होता है, बड़ा फैंटेसी ट्री बनाया होता है सजा बजा के ना, जो ट्री कभी नॉर्मल नहीं होते, तो ऐसे लोग जो होते हैं फैंटेसी में रहते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट फ्रूट एंड, ये क्रिसमस ट्री जिसने बनाया हो तो क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी, इमेच्योर होंगे, है ना। ये कल्चर टू कल्चर, ये इंडिकेटर चेंज भी हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू। डिटेल इन द ट्री, इन द
एक्सेसिव डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल दी हो, ट्री के अंदर फल भी लगे हैं, ये भी लगा है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है ना, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड एंजाइटी, इसलिए कि जो बंदे बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, ओसीडी का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, बड़े वेल, कोई सफाई करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ना। तो बेसिकली इस तरह के लोग जो बड़े परफेक्शनिज्म कहते हैं ना, जिनको परफेक्ट, वो लोग बेसिकली ओसीडी में भी हो सकते हैं, एंजाइटी भी हो सकती है उनको। लैकिंग ऑफ द डिटेल विड्रॉ कर सकते हैं जिन्होंने डिटेल ना दी हो, जब सिंपल सा बनाया बिल्कुल ही, ठीक है। आगे है बिजार, अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज, साइकोसिस, इस तरह की तस्वीरें बनाई हो जिन्नों की, इस तरह की बनाई हो जैसे दरख्त होते ही नहीं है, दरख्त को जिन बनाया हो या इस तरह की चीज़ें बनाई हो, वट एवर, बहुत ही अनयूजुअल सा जो कभी देखा ना हो आप लोगों ने ना। तो इस तरह के ये इंडिकेशन होती है ये बंदा साइकोटिक हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखें साइकोपैथोलॉजी भी है, पर्सनालिटी के इंडिकेटर भी निकल रहे हैं, दोनों ही निकल रहे हैं। बाद में जाके इंटरप्रिटेशन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। ग्रोथ डिमेंशंस हैं, स्प्लिट ट्री है, स्प्लिट ट्री में ईगो होती है, साइकोसिस का वन डिमेंशन ट्री जो होता है, शटरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेल्फ, क्लाउड, ये क्या होते हैं, कंफ्यूज थिंकिंग होती है, नॉट वेरी सोशल, जिनको ये दरख्त में इस तरह बनाते हैं ना क्लाउड ट्रीज। आगे है लुक एट हाउ लार्ज the tree is in the relationship to the paper, है ना। If the tree is relative small, the artist is fragile and careful with the time and money. आगे check the placement of the tree on the paper, placement देखनी है आप लोगों ने किस तरफ होगी, ये आप लोगों के सामने डायरेक्शंस हैं इसकी, ठीक है। वो ध्यान से पढ़ी, को टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं उस पर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑब्जर्वर शेडिंग है, वही वाला प्रेजेंस ऑफ द रूट्स, रूट्स अगर हो तो क्या करती हैं, ठीक है। रूट्स जो होती हैं बेसिकली कंसर्न करती हैं ट्रबल है इस बंदे के साथ पास्ट में, जो बंदा रूट्स बनाता है उसका मतलब होता है इसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट शेप ऑफ द ट्री, इसमें देखिएगा ये मैं जल्दी से जल्दी इसको करता जा रहा हूँ, ये स्लाइडें अवेलेबल होंगी आप लोगों को। ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के कंस्टिट्यूएंट सेपरेट यूनिट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, कंप्लीट थिंकिंग होती है, ठीक है। ड्राइंग द ईच एंड एवरी ब्रांच ऑन द साइट प्रीऑक्युपाइड होता है, वो देख ले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटीज होती हैं। वेरी टाल जो होता है जो शिजॉइड पर्सनालिटीज में आ सकता है। लॉन्ग ब्रांचेस जो होती हैं बेसिकली नीड टू द टच एंड एक्सेप्टेड होते हैं। एक्सटेंडेड अपवर्ड, डीअटैच, ब्रोकन, डेड, बिग, टू मच, रीचिंग आउट ऑफ द मीट्स, ये बेसिकली आप लोग बहुत डिटेल में देख सकते हैं मैनुअल से जॉन बैक के, है ना। ये सारी चीजें, लिम्स, रूट्स, अगर रूट्स बहुत लॉन्ग है तो नो बेसलाइन, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स होगी, ओवर एम्फसाइज किया होगा रूट्स के ऊपर तो क्या होगा, एक्सेसिवली कंसर्न विद द रियलिटी, ठीक है। दैट है द फीलिंग ऑफ द डिस्कनेक्शन फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। नो रूट्स, अनस्टेबल पर्सनालिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ग्राउंड लाइन, डिप्रेशन एंड सिक्योरिटी को शो करती है। हिल टॉप जो होती है बेसिकली ग्रैंडोसिटी फीलिंग्स, आई मीन कि आप अपने आप को बड़ी चीज समझें, ठीक है। या आइसोलेशन का शिकार होते हैं, साइकोसिस का सिम्टम है, आपको पता है। बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रेशर को शो करती है, जितना ज्यादा आप विंड शो करते हैं, हवा को शो करते हैं, पत्तों को हिलता हुआ दिखाते हैं, इसका मतलब प्रेशर है आपके ऊपर बहुत ज्यादा, है ना। किसका, डेफिनेटली इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस का दबाव है। यहाँ घर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, घर से बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं ना। represent the ego, sense of self, inner strength, याद रखिएगा। अच्छा जी, बेस लाइन इसके ब्रॉड बेस हो तो डिपेंडेंसी होती है, फेंट स्केची और लाइंस हो तो इनसिक्योरिटी एंड पैसिविटी होती है, स्मॉल टंग्स हो तो इंडिकेट द लिमिटेड ईगो स्ट्रेंथ होती है, लार्ज टंग्स हो तो मोर ईगो स्ट्रेंथ, वर्टिकल एम्फसाइज, पुअर रियलिटी कॉन्टेक्ट एंड सेक्सुअल कंसर्न, नैरो बेस लाइन, लॉस ऑफ कंट्रोल। इस तरह के की होल्ड्स बनाए हो तो ऑपोजिशन होता है, हॉस्टिलिटी होती है, एग्रेशन होता है, आई मीन टू से। नेक्स्ट है टू ट्रीज आर डिफरेंट, अगर दो ट्री बनाए हुए हैं तो डिफरेंट आइडिया एट द सेम टाइम, कंफ्यूज ऑफ द अचीविंग द सेम गोल्स। इस तरह के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, डेजोनेंस का शिकार होते हैं ना, डबल ट्रीज बनाए हो जिन लोगों ने, ऑपोजिट एक दूसरे के। ये बार होता है एंजाइटी डिप्रेशन को शो करता है। हैवी लाइन जो होती है एंजाइटी अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में जो होती है हैवी लाइन बहुत ज्यादा की हो, आपको का स्केचिंग की, शेडिंग की हो तो किसको शो करती होती है, एंजाइटी को, अपने सेल्फ से रिलेटेड है। स्मॉल हो तो लिमिटेड ईगो स्ट्रेंथ होती है, एब्सेंस ऑफ द ईगो कंट्रोल।
ये बर्ड्स एंड स्क्वेयर है वो देखिए, नेस्ट है वो सारे के सारे इसी में है ना, ठीक है। आगे लीव्स हैं बेसिकली, इसमें क्या लार्ज होंगी तो कंपेंशन होगी, आगे डिटैच फ्रॉम द ब्रांचेस, अनप्रेडिक्टेबल, पॉइंटी जो होगा, एग्रेशन होगा, टू मच डिटेल होगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा, नोट्स होंगे। तो याद रखिएगा यही इंडिकेटर्स बेसिकली आपने हाउस में देखे थे, यही इंडिकेटर एनवायरनमेंट में है, ये मैच करने चाहिए दोनों के कि आपके कहाँ से प्रॉब्लम है ना। अभी आप लोग बना के लेके आए हैं, अभी मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कम देते हमारे पास टाइम कम है तो मैं पर्सन पे जाऊंगा, ठीक है। नाम वर्बल को मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया था आगे भी, अदरवाइज एडवांटेज छोड़ दें, डिसएडवांटेज यस। यस ह्यूमन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। एक्टिव सेम फिगर बनाना, अगर आप लोगों ने सेम फिगर बनाई है, यानी आप मेल है तो मेल की बनाई है, फीमेल है तो फीमेल की बनाई है, तो क्या होगा, स्ट्रेनिक एंड मैनिक टेंडेंसीज हो सकती हैं आप में, प्रेशर ऑफ द मोटर एक्टिविटीज हो सकता है जल्द से जल्द, ठीक है। और क्या रेस्टलेस हो सकते हैं, प्रेशर ऑफ द डेफिनेटली। अगर अपोजिट सेक्स बनाया है फिर क्या हो सकता है आप लोगों को, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो पैसिव टेंस पॉसिबिलिटी है। अपोजिट फिगर व्यू एज द स्मार्ट और possessing great social authority, है ना। आगे नेचर सेम सेक्स फिगर मूड वगैरह केयरफुली रेंडर से इसमें क्या बॉडी नार्सिसिज्म होती है, एगोसेंट्रिज्म और मैच्योरिटी होती है। नेक्स्ट फिगर डिपिक्टेड इन द मोशंस में, अगर चलती फिगर बनाई है आप लोगों ने तो क्या होगा, फैंटेसीज है, इसका भागता हुआ आप लोग अपने आप को करें या किसी को करें तो क्या होगा, फैंटेसीज एक्टिविटीज है। सीटेड फिगर है, इनोवेटेड होगा। ऑफ बैलेंस फिगर है, प्री शिजोफ्रेनिक हो सकता है, मेल रिसीविंग something of the value from the females, dependency on the maternal figures हो सकती है। old figure हो, then the subject identification with the parents of the same sex। younger figure है, then the subject बहुत ही young chicks बनाई हुई है उसने, तो क्या होगा, emotional fixation होगी at the age depicted और wish to return to the, इस तरह के लोग जो खुश होते नहीं, अपनी जो मौजूदा अपनी सिचुएशन होती है उससे खुश नहीं होते, अपनी ज़िंदगी जो होती है बचपन में गुजार रहे होते हैं जहाँ सेटिस्फाई फील कर रहे होते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो यही शिज़ोफ्रेनिक होता है कि आपको बैक गियर लग जाता है ज़िंदगी में, अब बचपन में चले जाते हैं ना। तो बैक ऑफ द मेल टू ऑब्जर्वर, डिजायर टू बी द वुमेन, ठीक है। चेंज ऑफ द डिटेल इन द ड्राइंग दे, चेंज डिफेंस अगेंस्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है, किसके अगेंस्ट हो सकता है, सिचुएशन के। symbolized by the detail by symbolized by the first depicted जो भी होगा। एंजाइटी अरेज करेंगे, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पॉसिबल न्यूरोटिक टेंडेंसीज हो सकती, कॉन्फ्लिक्ट एरिया हो सकता है, जो लोग बहुत ज़्यादा रेज करते हैं, रबड़ वगैरह यूज करते हैं उनको एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। इन मॉडरेशन प्रोड्यूसिंग एन इम्प्रूवमेंट इन द ड्राइंग, बार बार आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इस तरह फ्लेक्सिबल पर्सन हो सकता है विद सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट। एक्सेसिव रेजर जो हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा रेजर करने वाले बंदे जो होते हैं, इस तरह के लोग डिसीजन नहीं ले पाते, सेल्फ डिससेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, अपने आप से खुश नहीं होते। इनफ्रिक्वेंटली रेजर जो बार बार कभी कभार करें तो इनमें क्या होता है, रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन क्या होता है, दबा देना अपने डिजायर्स को, है ना, बचपन की डिजायर्स। डेविएंट ड्राइंग विद द लिटिल एविडेंस ऑफ एंजाइटी, ठीक है। अगर कोई डेविएंट बहुत ही पिक्स बनाई हुई इस तरह की, ठीक है, ये डेविएंट पिक्स में आती है ना, जिस तरह के उसके व्हाटएवर एंगल्स वगैरह की, तो ये क्या होगा, चार्टर डिसऑर्डर हो सकता है, कैरेक्टर डिसऑर्डर्स हो सकता है, इससे इमोशनल बिहेवियर दोनों हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है ये, इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं कैरेक्टर के ऊपर, सच एज द एंटी सोशल पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, साइकोसिस हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, अगर डेविएंट पर्सनैलिटी इस तरह की इमेजिनेटिव बनाते हैं आप लोग तो, ठीक है। आगे है व्हाटएवर डिस्टॉर्शन ऑफ द फिगर है, ग्रॉस डिस्टॉर्शन है, वो बेसिकली सिंपल है। ओमिशन हो तो अगर आप लोगों ने ये ओमिशन की है तो कॉन्फ्लिक्ट ओवर हो सकता है। लैक ऑफ डिटेल हो तो फील एम्पैथी, विथड्रॉ टेंडेंसी ऑफ दिस, इसमें कन्वर्सेशन में सैडनेस एंड डिप्रेशन हो सकता है। एक्सेसिव डिटेल, रिजिड, एंशियस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ओवर सेंसिटिव, अनहैप्पी, क्रिटिकल, ठीक है। फिगर टाइप्स, यस, अगर इस तरह के आपने फिगर टाइप्स बनाई, टाइप ऑफ द पर्सन, आइडियल सेल्फ परसेप्शन ऑफ द अदर्स, ये इस तरह के लोग बड़े आइडियल बनाते हैं लोगों को ना अपना,
तो आइडियल सेल्फ हो सकती है, फुल फेस फिगर बनाई हो आप लोगों ने तो क्या हो सकता है, एग्जीबिशन, दूसरों को शो पीस जिसे कहते हैं, ये डिसऑर्डर भी है सेक्सुअल डिसऑर्डर में। कार्टून फिगर बनाई हुई है डॉल्फिन विद द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है, इंटरनलाइज हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, सेल्फ इंटेंशन व्हाटएवर जो भी है इसमें आप पढ़ते जाएं इसको। फेशियल एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे हेयर पे चलते हैं। इसी तरह इसके मैं कुछ टाइम कम है तो मैं इसको कुछ इंडिकेटर को सिर्फ शो करूंगा। हेयर्स इसमें ये है कि हेयर्स की टाइप्स हैं तो आप देखते जाएं। हेयर के ऊपर एम्फसाइज किया हुआ तो डेफिनेटली आपके सामने सारा का सारा हेयर ऑन द फीमेल नॉट ऑन द मेल्स, रिग्रेशन हेयर गिवन द मच इंटेंशन नार्सिसिज्म पॉसिबल, होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज है। हेयर ऑन द शिज़ोफ्रेनिक का ये पढ़ लीजिएगा सारा का सारा, ठीक है। ये सेक्सुअल टेंडेंसीज को बेसिकली शो कर रहा होता है मोस्टली। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बनाए होते हैं सेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं, उसी के अंदर डिसऑर्डर्स हैं जो मैं आपके सामने बताता जा रहा हूँ ना, ठीक है। हेड है, हेड ऑन जो लास्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बताता है, पॉसिबल थॉट्स को बताता है। हेड इनलार्ज हो तो एग्रेसिव, एक्सपेंसिव, ईगो इन्फ्लेटेड, सेल्फ राइट, यस। यूजुअली शुमाल हो तो क्या होता है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है। अगेन वही सारा का सारा, जब ये सारा कर लें आप लोग तो मैं इसको थोड़ा सा इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इंटरप्रिटेशन करनी है इसकी, तो टाइम कम है आज। ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल में मिल जाएंगी, जॉन बैक के मैनुअल में। यहाँ सीखना ये है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को ह्यूमन की सेपरेट होगी, ट्री की सेपरेट होगी, ठीक है, और डेफिनेटली हाउस की सेपरेट इंटरप्रिटेशन होगी। अब इसको करने के बाद ये इतने इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर में से अगर आपको इंडिकेटर्स ना मिले इसका मतलब या आपको समझ नहीं आ रही, या आपको नॉलेज नहीं है, या आपका पेशेंट बेशक जो मर्जी हो जाए, अगर लिमिटेड इंफॉर्मेशन या आप में इंटरेस्ट नहीं है आपको करने का इसमें, है ना। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो कभी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं कर सकता। ये ट्रू है, ठीक है। तो ध्यान से जो जिस तरह मैं चीज़ें सिखा रहा होता हूँ वैसे किया करें इस चीज़ को। ये सारे की सारी इसना फीलिंग्स हैं। ये पिक्स है एक, ठीक है। आप लोगों ने मुझे अभी इस पिक्स के बारे में अगर आपके पास हो तो मैनुअल है चैन बाग का, वैसे बताएं मुझे देख के कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले जो डेवियन पिक्स है, डेवियन पिक्स किस चीज की इंडिकेशन थी? डेवियन पिक्स किस चीज की इंडिकेशन थी? साइकोसिस एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी। और हेयर देखें इसका काम है। सबसे पहले यहां से शुरू करें, हेयर से, ठीक है, हेड से, फिर इसकी आई से, एयर से, टीथ से, ये सारे इंडिकेटर्स है ना। ध्यान से इसी तरह इंडिकेशन देते जानी है आप लोगों ने, जिस तरह ऊपर से इंसान को शुरू करते हैं, फिर हैंड, फिर इसकी नेक, ठीक है। नेक के बाद आईलेड जो होते हैं वो बेसिकली बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। आपके दांतों के दरमियान ये जो भी होना हर एक की टाइप्स होगी। इसी तरह आपने नीचे जाते जाना है, ईयर्स, बाल, हर चीज के साथ आप लोगों ने नीचे जाते जाना है। और जिस तरह इसी तरह हर चीज की इंटरप्रिटेशन आपने करते जाना है, ओवरऑल पर्सनालिटी की भी इसकी। अब ये इंडिकेटर कर ले तो यहाँ ये बेसिकली आप जब इस तरह करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप इसको बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, पहला इंडिकेटर हेयर, कौन सा हेयर स्टाइल है, व्हाटएवर। दूसरा, अच्छा हेयर तो है, हेयर में कौन सा स्टाइल है वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। जब यहाँ स्टाइल लिखते जाएं फिर इनका मतलब क्या है, इतना टाइम नहीं होता पेज के ऊपर के मतलब लिख सके, वो आपको बाद में बताता मतलब कब लिखना है इसका। फिर अगला कौन सा ईयर है, कौन से ओपन है, कौन से हैं, व्हाटएवर, उनमें कौन कौन सी इसमें टाइप्स आ सकती हैं वो आप लोगों ने इसी तरह लिख लेनी है। फिर इसके बाद आईज है, आईज कौन सी है, डेफिनेटली उसकी टाइप्स होंगी ना, लिखते जाना है। फिर इसके बाद नोज, आपको पूरा सेक्शुअल इंडिकेशन है इसमें। अगेन इसमें नोज के अंदर जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी आप लोगों ने लिखना किस टाइप की है, उसका मतलब क्या है बाद में, सिर्फ आपने इंडिकेशन इस पिक्स में से लेने हैं। फिर इसके बाद हेयर के ऊपर यहाँ देखें शेडिंग वगैरह तो नहीं की मुंह के फेस के ऊपर, ओवरऑल पिक्स किस तरह की है यहाँ नाम लिखते हैं ओवरऑल का ऊपर कि डेवियन पिक्स है, व्हाटएवर कार्टून पिक्स है, ठीक है। हाँ यस, उसमें टाइप में जाके देखें। आप देखें टीथ आ गया, इसमें अपना होगा है ना, इसमें कौन सी टाइप है वो लिख देनी है। फिर इसके बाद जावा के ऊपर हेयर वो व्हाटएवर जो भी होगा, नेक, इसमें कौन सी टाइप है उसके आगे लिखते जाना है आप लोगों ने। फिर इसके बाद
ये क्या चीज बनाई है, बटन तो नहीं है, बटन का अपना होगा ना। क्लोथ किस तरह के हैं, उसका अपना होगा। फिर बटन बनाए हुए हैं, फिर बटन का अपना होगा। ये किस तरह की बेस लाइन बनाई हुई है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं है बॉडी के अंदर। बॉडी देखें, शोल्डर देखें, बॉडी शोल्डर। अगर आप ये करवाने का मकसद ये है कि कोई लोग नॉन सीरियस असाइनमेंट करके लाए थे, आई नो वेल, मुझे देख के पता चल जाता। मैं आपको एक बार बताऊंगा, उसके बार बार कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं होता जो आपने पढ़ा ना हो, उनमें से एक ना हो। ऐसा ही है ना, अगर आप हेयर देख रहे हैं डेफिनेटली उसका हेयर का स्टाइल है, ओमिशन है तो ओमिशन लिख दें, व्हाटएवर। अगर आपको नहीं नजर आ रहा है इसका मतलब आपने देखा ही नहीं है ना, आपको पता ही कुछ नहीं है, ऐसे करके लाइन फॉर्मेलिटी। हेयर का लिखें, हेयर में टाइप लाजमी देनी है आप लोगों ने, जो भी है। ओमिशन है तब भी दें, आइज है तो आइज में जाएं, आइज में देखें। अब मुझे ये बताएं, ये पूरा रेड हो जाएगा और यहाँ मैंने अभी इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं लिखी कि किसका क्या मतलब है, यहाँ क्योंकि भर जाएगा। और आपने कोई इंडिकेटर स्लाइडों में छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ती है तो इसका मतलब आपको नजर नहीं आ रहा। ओमिशन है तो तब भी तो उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर क्लोथ नहीं पहने वो ओमिशन है, हेयर नहीं है तो ओमिशन में होगा, है ना, वो भी तो इंडिकेटर है ना। तो आपकी इंटरप्रिटेशन जो होगी डेफिनेटली हर इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये पिक्स बना लें आप लोग, इस पिक्स को बनाने के बाद अब आपने साइड पे पेज करना है। अब इस पेज के ऊपर जैसे हेयर है, जो भी स्टाइल है उसका मतलब क्या है, हेयर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनीबॉडी टेल मी, सेक्सुअल इंडिकेशन भी हो सकती है, व्हाटएवर। कौन सी है, स्टाइल के ऊपर होगा, कौन सा स्टाइल है उसके ऊपर इंडिकेटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा इंडिकेटर, फिर चौथा इंडिकेटर, व्हाटएवर। ईयर, इसमें टाइप लिखते जाएं, इसी तरह इसको लिखते जाएं। इनके सामने जो जो इंडिकेटर इनके मतलब है, एक से ज्यादा भी होंगे तो बेशक इसको नीचे लाइन पे ले जाएं, इस तरह लिखते जाएं इनको। अब ये सारे इकट्ठे हो गए। इसी तरह हर इंडिकेटर देखिए, ह्यूमन का भी हो गया, ट्री का भी हो गया, हर चीज का हो गया। अब आप कहते हैं कि मेरे पास इंटरप्रिटेशन नहीं आई। आप जब ये नहीं करेंगे तो आप यूजलेस है, इसका मतलब आपको समझ कुछ नहीं। और अगर आपके ये काम में नहीं है वाइवा के अंदर, तो मैं आपको बगैर देखे ही 2 नंबर काम कहूंगा। पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने यही काम किया था ना, लोगों ने बहुत अच्छी, आपसे भी अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाई थी, बट क्या मसला था, ओरिजिनल नोट्स नहीं थे। ओरिजिनल नोट्स ना हो या इसका काम ना किया हो, सफाई के नंबर नहीं मिलते। इन चीजों का मतलब होता है कि आप लोगों ने ओरिजिनल काम किया। सफाई तो यहाँ आएगी जब इन इंडिकेटर्स को लिखते जाएं, इनके आगे इनका लिखते जाएं, वर्ड की फाइल में इसके इंडिकेटर्स को लिखें, एक साइन बनाएं, इंडिकेटर के सामने इंडिकेटर जो है। अब ये इंडिकेटर, कुछ लोग साइकोलॉजी में पाकिस्तान में इतना ही काम करते हैं। क्या करते हैं, इंडिकेटर निकाले, ये जो इंडिकेटर उसको कह दिया, एक बंदे में सारी पर्सनालिटी हो सकती है, साइकोसिस भी, डिप्रेसिव भी, फलाना भी, ऐसा हो सकता है। जब आप एसटीबी करते हैं तो कुछ नहीं मिलता आप लोगों को, कहते हैं कि यार नजर ही कुछ नहीं आ रहा, हम हैं क्या। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ओवरऑल बंदा है क्या। आप कहेंगी साइकोसिस भी है, इनसिक्योर भी है, हेयर के ऊपर इसने ये शो किया, आइज के ऊपर ये। मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी आप एनालाइज कर रहे हैं, क्या है, एक वर्ड में बताएं। आप वो कहेगा साइकोसिस भी है, डिप्रेसिव भी है, आप फिर ऐसे ही कहेंगे साइकोलॉजी, कंफ्यूज साइकोलॉजिस्ट है ना, ये भी कहेंगे आप कंफ्यूज भी हैं, फलाना भी है, वो कहेगा मेरी पर्सनालिटी है क्या। तो आप जब ये जवाब नहीं दे पाते, इसका मतलब है आप साइकोलॉजिस्ट नहीं, आपने ऐसा ही सीख के आए हैं, टाइम पास। आपने इसको मीनिंग देना है। ये सारा पढ़ने के बाद, हर चीज करने के बाद, ये आपके लिए है, उस इंसान की इंडिकेशन के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, बट आखिर पे इसको नैरो डाउन करना आप लोगों ने, ठीक है। ये ब्रॉडर है, याद रखिएगा, जब भी आप क्वालिटेटिव कर रहे होते हैं तो इंफॉर्मेशन में इंडिकेटर इस तरह होते हैं। एक होती है नैरो डाउन अप्रोच। नैरो डाउन का मतलब क्या है, नीचे से चीजें, अगर आपको चीजें आती हैं तो आप नीचे से काम शुरू करते हैं, पहला इंडिकेटर इस तरह ओपन होता जाता है, इंफॉर्मेशन रिच आती है। जब इंफॉर्मेशन रिच आती है तो यहाँ ना कहीं तो आप लोगों को सारी चीजें होंगी ना, आखिर में इसको क्या करना होता है, रिच इंफॉर्मेशन को नैरो डाउन करना फिल्टर करके आप लोगों ने, और उसको एक नाम देना है, मीनिंग देना जिसे कहते हैं। आपकी जितनी भी साइकोलॉजी है, कुछ लोग अभी इंटर्नशिप भी करके आए होंगे, इसी तरह इंडिकेटर निकाल के खुश हो जाते होंगे, है ना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ, आपने लिखना है कि पर्सनालिटी में ये इशू था, साइकोपैथोलॉजी ये थी, एक वर्ड लिखना है। आप कहेंगे सारा कुछ ही है, तो सारा कुछ तो हो नहीं सकता एक इंसान में, या तो कोमोर्बिड सिम्टम होंगे, मे बी एक डिसऑर्डर होगा,
तो इसका मतलब है कि कुछ आता जाता नहीं है। जब ये इंडिकेटर निकाल लो, बहुत ज़्यादा रिच इंफॉर्मेशन आ गई है, हर एक के ऊपर इसी तरह लिखें आप, बना के इसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद इनको अलाइन करें, सफाई करें इसकी, एक सेपरेट पेज पे करना है, बाद में वर्ड में बाद में लाना है। ये रफ वर्क जो होता है आपका साथ अटैच होता है नोट्स। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मीनिंग देने हैं। मैंने कहा था इसकी क्वांटिटेटिव स्कोरिंग भी है इसकी। अब आपने जो किया था ये सारी की सारी क्या थी, क्वांटिटी थी, जो मीनिंगलेस होती है। इसमें सब्जेक्टिविटी भी थी, है ना। इतना कुछ आ गया कि इंसान में सब कुछ है, तो वो बेचारा, फिर तो आप कहते साइकोलॉजिस्ट से लोग सच्ची भागते हैं ना, कि सब कुछ ही निकाल दिया आपने उसका। भाई अब हमने तो एक वर्ड कहना था जिससे वो वल्नरेबल ना हो, हमने सब कुछ ही निकाल दिया। क्या सब कुछ? वो कहेगा तुम पागल भी है, साइकोसिस भी है, डिप्रेसिव भी है, फलाना भी है, ये भी पर्सनैलिटी, ये भी। वो कहेगा मैं इतनी पर्सनैलिटी, मैं आगे पागल नहीं था, आप पागल हो गया हूँ साइकोलॉजी वार्ड में आ गया ना। तो इट्स ट्रू, हम लोग किसी को पागल कर देते हैं, हमें अपनी इंटरप्रिटेशन खुद समझ नहीं आ रही। इतनी रिच इंफॉर्मेशन होती है, इसको आप लोग कंपाइल या फिल्टर नहीं कर पाते, है ना। फिल्टर करने के लिए याद रखिएगा, आपने रिपोर्ट्स में भी लिखना, फिल्टर करने के लिए टेक्निक है। ये आपने क्वांटिटी में कर लिया, क्वांटिटी आ गई, सिम्टम निकला है, बस। इसके बाद क्वालिटेटिव स्कोरिंग कोई नहीं करता। क्वालिटेटिव स्कोरिंग वो होती है, बेसिकली क्वालिटेटिव स्कोरिंग में इसको मीनिंग देना कहते हैं। असल में क्वेश्चन ये है, इसको मीनिंग क्या है, ये इतना कुछ निकला, इसका मीनिंग क्या है। भाई एक बंदे में इतने इंडिकेटर निकले हैं, सारा मैच करने के बाद एक नाम दो। इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं ना। एक टॉप अप अप्रोच होती है, बॉटम यानी टॉप अप टू, टॉप अप जो होती है ऊपर से नीचे, बॉटम अप क्या होती है, नीचे से ऊपर। अब आपने टॉप अप अप्रोच यूज कर दी है, जो पहले था बॉटम अप अप्रोच, अब क्या है टॉप अप, ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन को लाना। जो नीचे कैसे लाएं, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना। इसके लिए करना ये है, आप लोगों ने सेम जिस तरह मैंने डायग्नोस के अंदर नोट्स बनवाए थे, वो इसलिए बनवाए थे कि अगर आपको एक बार ये स्किल आ गई, जितने भी टेस्ट हैं वो सिम्टम बेस्ड डायग्नोस था, है ना। सिम्टम बेस्ड डायग्नोस करना मैंने आपको बताया था ना, नैरो डाउन करना। यहाँ क्या है, हर स्केल का अपना डायग्नोस भी होगा, ये क्लिनिकल टेस्ट भी है, ये क्या है पर्सनालिटी टेस्ट भी है। कुछ लोग इनके में डिबेट करते हैं यार ये सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि देखो इतने इंडिकेटर निकाल दिए, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये पर्सनालिटी टेस्ट भी है, ये कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी को बताता है, ये बेसिकली साइकोपैथोलॉजी को बताता है। ऐसा ही है ना, कब क्या सारे ही सही कहते हैं। आ जाएं नैरो डाउन करने के लिए पहले आपने क्या करना है, इंसान की पर्सनालिटी देख रहे हैं। अगर तो इंसान की पर्सनालिटी देखना आपका मकसद है एसटीपी के ऊपर, तो फिर आपने पर्सनालिटी प्रोफाइल बनानी है इसकी। अगर आपका मकसद इसको डायग्नोस्टिक क्लिनिकल में किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, तो आपका क्या मकसद होगा, डायग्नोस्टिक, बेसिकली डायग्नोस्टिक रेफरेंस से देखना आप लोगों ने, है ना। दोनों का मकसद डिफरेंट है। अगर आप न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी आईक्यू को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इंडिकेटर, उसके डिफरेंट प्रोफाइल बनेगी। सारी प्रोफाइल आपने बनानी है। अभी जो आपकी असाइनमेंट है, आपने इसमें से पर्सनालिटी भी निकालनी है इस बंदे की, आपने इसको डायग्नोज भी करना है डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे। इस बंदे में बताना है कि ओरिएंटेशन कौन सी हो सकती है, किस डिसऑर्डर की हो सकती है, मे बी ज्यादा किसकी होगी, मे बी कम किसकी होगी। ठीक है, पर्सनालिटी है तो कौन सी पर्सनालिटी ज्यादा है, ट्रेड्स कौन से कम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है तो कौन से ज्यादा है, कौन से कम, इमोशनल प्रॉब्लम है तो कौन से ज्यादा है, कौन से कम। आप लोगों ने ये सारी प्रोफाइल बनानी है। पर्सनालिटी साइकोपैथोलॉजी के अंदर इमोशनल, बिहेवियर, कॉग्निटिव, और उसके आगे अगर इमोशनल बता रहे हैं तो इमोशनल डिसऑर्डर को पढ़ें जाके कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन सी आते हैं, डेफिनेटली उनको नोट डाउन करके उनके सिम्टम यहाँ पेश करते हैं। आप करना क्या है, पर्सनालिटी देनी है ना आप लोगों ने। अब इनको सबको इकट्ठा कर लें, सारे सिम्टम को। ये था इंडिकेटर, इस इंडिकेटर से क्या मिला हमें, ये सिम्टम, ये पर्सनालिटी का ट्रेड। जब पर्सनालिटी का करना हो तो इनको क्या कहते हैं, पर्सनालिटी के ट्रेड के रेफरेंस से देखना है। अब आपने इसको पर्सनालिटी के ट्रेड के रेफरेंस से, जब पर्सनालिटी की एवैल्यूएशन कर रही हो तो पर्सनालिटी के ट्रेड से इसको एज्यूम करना है। ऐसा ही है ना, इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लें। अब इनके बाद इसको क्या करें, एक जगह, जिससे मैंने कहा था ना, सारे लिख लें, ये जितने भी सिम्टम्स हैं इनको। फॉर एग्जांपल कुछ भी है, अच्छा जी एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, व्हाटएवर जो भी है, इस तरह इंडिकेटर लिख लें। इनमें से जो इंट्रोवर्ट के, जो पर्सनालिटी के डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, उनमें से जो जो सिम्टम मैच कर रहे हैं इंट्रोवर्ट के, उनको एक जगह लिखने इकट्ठा कर लें। जो एक्सट्रोवर्ट के एक जगह इकट्ठा कर लें। व्हाटएवर जितनी भी पर्सनालिटी के हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्हाटएवर पर्सनालिटी से रिलेटेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, पर्सनालिटी प्रॉब्लम भी आएंगे ना,
वो सारे एक जगह इकट्ठा कर लें और ये बनाएं एक जगह प्रोफाइल, ये बनेगी पर्सनैलिटी की। इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी में प्रिडिस्पोजिशन किसकी है? एक इंसान इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक इंसान पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है उसको, ठीक है, शिज़ोटाइपल भी हो सकता है, पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम पड़े हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है, मगर उनको लाइन करना है, एक लाइन में लाइन करना है। जो सिम्टम इंट्रोवर्ट के हैं चाहे वो उस पे आए, ह्यूमन के सेपरेट करना है। इंट्रोवर्ट के जितने सिम्टम आए हैं वो सारे, आई के ऊपर क्या आया इंट्रोवर्ट का आपने वो लिख लिया, और हेयर के ऊपर क्या आया इंट्रोवर्ट का वो आपने यहाँ करते गए हर एक का, और आखिर के ऊपर जब ये करते जाते हैं तो एक लाइन लिखते हैं। पर्सनालिटी तो सारी हो सकती है एक इंसान में, है ना, इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी प्रोफाइल है ना, तो मतलब प्रिडिस्पोजिशन होगी। कौन सा ज्यादा ट्रेड्स है, कौन सा ट्रेड्स कम है। जिसमें सिम्टम ज्यादा होंगे वो प्रीडोमिनेंट होगा, जिसमें कम होंगे वो भी उसमें है बट कम। अब किस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है वो डेफिनेटली पेशेंट से आप पूछेंगे कब आप इंट्रोवर्ट होते हैं, कब आप एक्सट्रोवर्ट, व्हाटएवर, वो आ गए। ये पर्सनैलिटी प्रोफाइल आपने बनानी है। मुझे पर्सनैलिटी बतानी से कहते हैं मीनिंग, आखिर पे एक लाइन लिखनी है। जो सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी के सिम्टम होंगे वो क्या होगा उसका, वो उसकी पर्सनैलिटी होगी। यस, उसमें इंट्रोवर्ट भी जो उससे कम होगी वो सेकेंडरी होगी, वो भी बिहेवियर शो कर रहा होगा ना। इंट्रोवर्ट सबसे ज्यादा सिम्टम पाएंगे, नहीं कोमॉर्बिड। आप यहाँ पर्सनैलिटी प्रोफाइल बना रहे, नॉर्मल लोगों की प्रोफाइल होती है। पर्सनैलिटी हर इंसान का प्रॉब्लम है, हर इंसान में अच्छे ट्रेड्स भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, है ना। यहाँ पर्सनैलिटी में कोई चीज नेगेटिव नहीं होती, है ना। हाँ, हमारा बिहेवियर है, किसी की पर्सनैलिटी कैसी, किसी की कैसी है। अब हम ये देखना चाहते हैं किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, कौन से ट्रेड्स डोमिनेंट है, कौन से ट्रेड्स, मगर ट्रेड्स तो सारे ही होते हैं हर इंसान में, किसी में एक्टिव होते हैं, किसी में एक्टिव नहीं। हम उसको बता रहे होते हैं अभी करंट सिचुएशन के अंदर आप में ये ट्रेड्स एक्टिव हैं, है ना, तो ये चीजें आप में हो सकती हैं। अब आपने इसको एक नाम देना है, पूरे केस को नैरो डाउन करके आखिर पे क्या करना है, आपने प्रोफाइल के अंदर यहाँ बनाते हुए एक नाम देना है इसको कि कौन सी पर्सनैलिटी है। जो डेफिनेटली जिसके सिम्टम ज्यादा होंगे वही पर्सनैलिटी इसकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी ना, बाकी भी हो सकती है। मे बी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी इसकी पर्सनैलिटी कौन सी है, इंट्रोवर्ट है। मे बी बाहर जाए फैमिली के अंदर इनकी एक्सट्रोवर्ट हो, मे बी दोस्तों के अंदर एक्सट्रोवर्ट हो। अभी जो जिसने टेस्ट दिया मुझे ये शो हो रही है इंट्रोवर्ट है ना, यानी कॉन्टेक्चुअली ये चेंज हो सकती है, मगर जो हमें नजर आ रहा है हम वो बताएंगे इंट्रोवर्ट है, और उसको लिख देंगे ये पर्सनैलिटी प्रोफाइल थी। ये एचटीबी ये काम के लिए बनाया गया था, पर्सनैलिटी को देखने के लिए, ट्रेड्स को देखने के लिए। अच्छे ट्रेड्स भी होते हैं और ट्रेड्स की बेस के ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं। अगर आप में बुरे ट्रेड्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज है, आपकी पर्सनैलिटी एंशियस है, आपकी पर्सनैलिटी आप ये कह सकते हैं साइकोसिस के अंदर है, स्पीशियस पर्सनैलिटी है, तो डेफिनेटली दिस इज नेगेटिव ट्रेड्स। हम इसको आखिर पे ये भी कह सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी साइकोटिक में स्पीशियस है, बहुत ज्यादा स्पीशियस ट्रेड्स नजर आ रहे हैं आप में, बहुत ज्यादा एंशियस नजर आ रहे हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी किसी जॉब के लिए बेस्ट होती है? नो, हमें तो वो लोग चाहिए होते हैं जो एग्रीएबल होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी, लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी, ब्रेव्स हो, है ना। तो मगर मेरे पास सबसे ज्यादा है, सारे ट्रेड्स होते हैं, अभी उसके पास जो आ रहा है सबसे ज्यादा जिसके सिम्टम्स होंगे वो उसकी रियल पर्सनैलिटी होगी। इसको एक मीनिंग देना है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम साइकोलॉजी में आखिर पे आकर मीनिंग देना है। इसे क्वालिटेटिव सर्च कहते हैं, अभी 7th उसका मॉडल आपको बताता हूँ। इसी तरह आपने ह्यूमन की पर्सनैलिटी, इसी तरह आपने सबकी पर्सनैलिटी। अब इसके बाद मैं कहता हूँ इसकी पैथोलॉजिकल प्रोफाइल बनाए। आपको नींद आ रही है ना, चाय मंगवाऊंगा आपके लिए, गुड। पैथोलॉजिकल प्रोफाइल दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसके ऊपर डिबेट है कि क्या एचटीबी के अंदर से हम किसी की डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यस, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब इसी तरह जब ये सिम्टम को आप यहाँ आके, यहाँ इंडिकेटर्स के बाद ये सिम्टम को यहाँ पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाई थी, यही सिम्टम को आप क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पैथोलॉजिकल व्हाटएवर। अब यहाँ हमने पैथोलॉजी, इसमें पैथोलॉजिकल फैक्टर ढूंढने हैं, साइकोपैथोलॉजी ढूंढनी है। कैसे? यही जो सिम्टम थे इनको एक जगह लिख लिया लाइन बना के, 1 2 सिम्टम, 1 2 3 व्हाटएवर, जो भी सिम्टम आए क्लस्टर बना लिया एक। अब इसमें से क्या करना है, क्लस्टर 1, अच्छा जी सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम है, नार्सिसिस्टिक है, व्हाटएवर, डिप्रेसिव है, व्हाटएवर, ईटिंग प्रॉब्लम है, वेट लॉस का मसला है इसको, व्हाटएवर, हजारों इंडिकेटर आपके पास पूरे पेजेस भर जाएंगे। अब आपने क्या करना है, पैथोलॉजिकल जिस तरह नोट्स हमने डायग्नोस्टिक के बनाए थे, सिम्टम बेस हमने बनाया था, तो ये देखें क्या है, सिम्टम है एक, उसने खुद रिपोर्ट की थी
और एक स्केल में से रिपोर्ट हो रही निकल रही है, आपके इसको नैरो डाउन करना है। अच्छा, सेल्फ स्टीम का सिम्टम किसका हो सकता है? डिप्रेशन का। अच्छा, इसमें से डिप्रेशन का ये होपलेस, सैड, ये किसके सिम्टम्स हैं? ये सारे के सारे, इनको नैरो डाउन करें। अब एक स्केच बनाइए, ये सिम्टम किसके हैं? फिर दूसरा सिम्टम किसका? ये सिम्टम डिप्रेशन का भी हो सकता है, वेट लूज ईटिंग डिसऑर्डर का भी हो सकता है। अगला लिखें, इनमें सिम्टम मैच करें, किसके कितने सिम्टम्स हैं, जिस तरह हम लोगों ने केस को बनाया था। इस तरह आप लोगों के पास पिक्स आएगी किस किस डिसऑर्डर के कौन कौन से सिम्टम है। एक इंसान को एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्वालिटेटिव ये जो टेस्ट है ना, ये आपको डायरेक्शन देता है हमेशा। किस बंदे में सम टाइम बंदा बताता नहीं, कुछ भी चुप होता है ना, उसको आप बार बार नोक करने की कोशिश करते हैं, नहीं ओपन होता। तो ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, इसलिए अप्लाई करते हैं, ये हमें डायरेक्शन देते हैं। एक तो बंदा खुद बताता है, मे भी बंदा झूठ भी तो बोल सकता है ना। एक हम लोग एनालाइज करते हैं। क्लियर? एनालाइज किसकी बेस पे करते हैं? इनके ऊपर। अगर आप लोग सही तरह से टेस्ट को अप्लाई करते हैं, सही तरह से वो अप्लाई करता है, उसके बाद आप इससे पैथोलॉजिकल ट्रेट्स निकालते हैं, तो इस तरह उस इंसान के बारे में ये पता चलेगा इस बंदे को कौन कौन से डिसऑर्डर के सिम्टम पूरे हो रहे हैं, कौन सी टेंडेंसी है, कौन सी टेंडेंसी डिसऑर्डर की कोमोर्बिड सिम्टम्स है, कौन सी टेंडेंसीज हैं। उसी तरह नैरो डाउन करना आप लोगों ने। जब ये करेंगे तो आपके सामने फुल फ्लैज। अच्छा, इसमें डिप्रेशन के सिम्टम आपने मीनिंग देना है इसको। अगेन पैथोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के ऊपर आपने क्या करना है? आपने मीनिंग क्या देना। अच्छा, एक क्राइटेरिया डिप्रेशन का पूरा था, डिप्रेशन के सिम्टम पूरे हैं। यहाँ आपने टाइम नहीं पूछा है ना, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डीएसएम का नहीं पूछा। यहाँ आप सिम्टम बेस अगेन कर रहे हैं ना, सिम्टम बेस के ऊपर अगेन आपको आइडिया मिल रहा है। अब डायग्नोज नहीं कर रहे यहाँ प्रॉपरली, इसको डिप्रेशन डायग्नोज कर दिया, इसने आइडिया दिया इसको डिप्रेशन के सिम्टम फुलफिल है, इसमें ईटिंग के कोमोर्बिड सिम्टम है, नेक्स्ट डिसऑर्डर के ये हैं, बट आइडिया तो आ गया। अब आइडिया के बाद इसकी कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे? एक दिन में सारे टेस्ट अप्लाई नहीं होते ओपीडीज में, है ना। पहले दिन पहला टेस्ट, दूसरे दिन दूसरा टेस्ट, फिर इनकी इंटरप्रिटेशन साथ साथ होती जाती है। जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन होती है ये हमें गाइड करती है। जब ये गाइड करती है तो क्या करते हैं हम लोग? फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाते हैं। कौन सा स्टैंडर्डाइज? इसने कहा डिप्रेशन है, तो मैं क्या लगाऊंगा? एक बंदे ने भी बताया हुआ डिप्रेशन है, उसके रेफरल सिस्टम में बताया हुआ है, वहां सिम्टम बेस पहले कर चुके हैं आप लोग ना हिस्ट्री लेते हुए, वहां से भी आइडिया, यहां से भी आइडिया, और ये ज्यादा अथेंटिक है। पेशेंट पोटेंशियल एरर आ सकता है ना, बायस्ड हो सकते हैं, हम बायस्ड हो सकते हैं, बट यहाँ ये बायस्ड अगर आपने सही डायरेक्शन देता है, अगर तो डायरेक्शन मैच कर रही है आपके सिम्टम बेस्ड डायग्नोस्टिक्स से जो डीएसएम में पढ़ा था, और ये डायरेक्शन मैच करी, इसका मतलब इसको डिप्रेशन ही होगा। दोनों ने, उसने बताया मुझे जो सिम्टम बताया उसकी बेस के ऊपर हमने नैरो डाउन केस किया, वहां भी डिप्रेशन था, इसके अंदर भी। इट्स मीन कि हम सही जा रहे हैं, अलाइनमेंट है हमारे केस में जो हम कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी अगर ये मैच ना करे इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग। सब्जेक्टिविटी है, क्वेश्चन होगा हमारे ऊपर कि ये तो रॉन्ग है, हो सकता है रॉन्ग, मे बी मैंने फिल किया, गलत बताया हुआ आपको पेशेंट ने, मे बी आपने साइकोलॉजिस्ट ने गलत किया हो, मे बी आपको ये ना करना आता हो, ये सिंक्रोनाइज जो हम कर रहे हैं बेसिकली मीनिंग दे रहे हैं, ये ना करना आता हो। आप एक्सपर्ट तो नहीं है ना, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पूरा डीएसएम आना चाहिए पूरी सिम्टम को देखने के लिए, समझने के लिए, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सीखेंगे। अगर अलाइन हो गया इसका मतलब है ऑब्जेक्टिविटी है दोनों के। फिर उसके बाद अगर डिप्रेशन है तो फिर क्या लगाएंगे हम? उसके ऊपर दोबारा अगला टेस्ट कौन सा लगाएंगे? बीडीआई। ये नहीं होगा एक ही दिन में सारे टेस्ट ले लेंगे, पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट, फिर उसके बाद मे बी पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में कौन सा है? डेफिनेटली ये डायरेक्शन देगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज जो भी ये डायरेक्शन देगा, जो लाइन होगी, है ना, हमारी डायग्नोस्टिक बेस एंड दिस बेस, स्केल बेस, दोनों जब इकट्ठी होंगी, लाइन होगी, उसका स्केल लगाएंगे, फिर कोमोर्बिडिटी का स्केल लगाएंगे ना हम लोग। अगर इस पे इंफॉर्मेशन नहीं आती तो हम एडवांस क्वालिटेटिव स्केल लगाएंगे, ये वाला प्रोजेक्टिव। मगर एसटीपी अप्लाई नहीं होता तो हम टीएटी लगा लेंगे दोबारा। जब इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज यानी कि सिंक्रोनाइज होगी तो फिर हम लोग स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगाएंगे, और उनकी अलाइनमेंट उसी तरह डायग्नोज में लिखनी जिस तरह मैंने सिखाई थी। मगर अप्लाई करने का तरीका सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, फिर पर्सनालिटी को देखें। फिर पर्सनालिटी का मकसद क्या है आपका? आप डिसऑर्डर डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं, क्लिनिकल में यूज कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में? जब ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे रिक्रूटमेंट के अंदर, वहां क्या चाहिए होगा आप लोगों को? ट्रेड्स, पर्सनालिटी चाहिए ना, क्योंकि आप सिलेक्शन कर रहे हैं। और जब आप क्लिनिक के अंदर हैं तो क्या चाहिए आप लोगों को? उस बेस के बारे में डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोज चाहिए। तो ये लाइन करने के बाद इसे कहते हैं मीनिंग देना, और इसकी बेस के ऊपर अगला टेस्ट रिलाय कर रहा होता है।
अगर आप लोगों को ये नहीं आता कि कौन सा टेस्ट, एक ही दिन में सारे टेस्ट अप्लाई नहीं करने, ये गलत अप्रोच है। पहले दिन पहला, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, फिर दूसरे दिन ओपीडी में दूसरा, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी ये वाली, ये आपको आइडिया देगी तो फिर दूसरा टेस्ट लगाएंगे ना। अगर ये आइडिया ही ना हो तो फिर सारी कहानी खत्म। तो याद रखें, दिस इज द मीनिंग। अब ये जो आप दे रहे हैं ना, इसको डिप्रेशन का सिम्टम ये है, इसके सिम्टम ये हैं, ये ट्री के ऊपर भी आएगा, ये पर्सन के ऊपर भी आएगा, ये हाउस के ऊपर भी। फिर इन तीनों को मिला के, तीनों के सिम्टम्स को मिला के उनको इकट्ठा करना है। उनमें से जो कंबाइन निकलेगी पिक्स, ट्री के ऊपर भी, पर्सन के ऊपर भी एंड हाउस के ऊपर भी, वो बनेगी इसकी रियल पिक्स। रियल पिक्स का मतलब क्या है? मीनिंग, कि ये बंदा है क्या। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे यार तुम्हारी पर्सनैलिटी ये है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये सिम्टम पाए गए हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, और ये सबसे लो पाए गए हैं। एक ही लाइन में कह सकते हैं ना आप लोग। पहले तो 100-200 थे, पर्सन के ऊपर सेपरेट थे, ट्री के ऊपर सेपरेट थे, तो आप क्या किसी को बताएंगे, है ना? कंफ्यूज हो गए, खुद साइकोलॉजिस्ट खुद कंफ्यूज हो गए। जब आप नैरो डाउन करते हैं, मीनिंग देते हैं, मीनिंग के बाद आप किसी को बताते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये चीजें प्रोमिनेंट है, ये चीजें, दूसरी चीजें भी हैं। मे बी अभी जो कंटेक्चुअल है इसमें ये चीजें प्रोमिनेंट है, मे बी दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर दूसरी चीजें प्रोमिनेंट हो, ऐसा ही है ना? तो ध्यान से, ये टेस्ट जो होता है इसको मीनिंग देना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, इसका मुतबादल बनी थी, इसके मुतबादल अप्रोच बनी थी 7 स्टेप्स। इसको रिमूव करो बेटा जल्दी से। उसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता था। वो क्या अप्रोच थी बेसिकली? दिस इज द 7 स्टेप अप्रोच। ये एनालिसिस की अप्रोच है जो अभी हमने किया है, मीनिंगफुल एनालिसिस तक पहुंचने के लिए। अभी हम टीएटी करेंगे, टीएटी में भी यही करना है हम लोगों ने। रोशा करेंगे तो रोशा में भी यही करना है। एचएफडी करेंगे तो एचएफडी में यही करना है। ये एक इंसान था, इसने इसके मुतबादल ये अप्रोच बनाई थी। इसने आइटम एनालिसिस, हर आइटम यानी सिम्टम बेस, इसकी अपनी अप्रोच थी ना। 5 अप्रोचेस, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की है पूरा उसको डिफाइन करता है। फिर इसका प्रोसेस एनालिसिस, जिसमें हमने सारी अभी मीनिंग दी है, मीनिंग में दिया है। फिर उसके बाद फेमिनोलॉजिकल एनालिसिस, फिनोमेना, प्रॉब्लम क्या है, क्या आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं, डायग्नोस्टिक देख रहे हैं, पर्सनालिटी वाइज। ये देखिए उसने पूरी की पूरी शांति की हुई ना इस तरह, मुझे ये स्केच चाहिए इस तरह के आपके। और उसके बाद क्या है? आइटम एनालिसिस, सिम्टम बेस एनालिसिस। उसके बाद ग्लोबल एनालिसिस। ग्लोबल एनालिसिस का मतलब क्या है? उसकी पूरी पर्सनालिटी क्या आई है ना। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? इनिशिएटिव, यानी कि उसका दिमाग के अंदर से क्या चीजें मीनिंगफुल। ये देखिए इसने स्केच बनाए हुए हैं, देखिए आपने सिम्टम बेस इस तरह जाना है, उसके आगे इस तरह अप्रोचेस, फिर देखिए उनके वर्ड्स इसी तरह। ये एक स्केच होता है जिसमें पूरा का पूरा, फिर ये देखिए मैच कर रहा है, ये वर्ड मैच कर रहा है HTP से, यानी ट्री के साथ एंड हाउस के साथ, आप सिग्नल दे सकते हैं इसको। ये होता है प्रोसेस बेस्ड एनालिसिस, बेसिकली जो इसके मुतबादल एनालिसिस था। अब मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है, क्यों करते हैं ये, कभी अगर अप्रोच यूज करनी पड़ी। आइडिया इज दैट कि जो चीज मैंने सिखाई है, जिस तरह इसने पूरी चीजों को एनालाइज करके एक नाम दिया है, सारी चीजें करने के बाद एक नाम दिया है, मगर सारी चीजों का स्केच बनाया है हाथों से। अगर आप ये अप्रोच करके किसी को दिखाते हैं, इस तरह चीजें खूबसूरत करके बनाते हैं, नोट्स बना के, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली आप जहां भी जाएंगे सेटल होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपको कुछ, मेरे सामने अभी कुछ लोग करके लाए थे असाइनमेंट, कोई लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से की थी, कुछ लोगों ने वैसे ही सरसरी तौर पे की थी, है ना। बट द राइट वे इज, मुझे ये चीजें चाहिए। जो भी आप थीम निकालें, जो भी अपनी पर्सनालिटी निकालें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर्सनालिटी कर सकते हैं, साइकोपैथोलॉजी का बना सकते हैं। साइकोपैथोलॉजी, उसके सिम्टम, सिम्टम के बाद ये सिम्टम निकाला कहाँ से आपने? इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर। इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर था? हेयर है तो हेयर में कौन कौन से इंडिकेटर थे, उनमें क्या था, है ना। जब इस तरह चीजें अलाइन करते हैं, इसे क्वालिटेटिव स्टडी भी कहते हैं इस तरह के स्केच को, ठीक है। ये आपको असाइनमेंटें मिल चुकी हैं, आपकी स्लाइडें मिल चुकी हैं। तो बेसिकली ये एक परफेक्ट इंसान की जो होता है ना, एक साइकोलॉजिस्ट, मीनिंग देना। जब आप ये करेंगे, इसको करने के बाद कोई चीज फिक्स नहीं है, इसको करने के बाद आपने किसको दिखाना है? सुपरवाइजर को
या फिर अपने दोस्त को जो साइकोलॉजिस्ट हो उसे कहें कि ये चीज़ें मैंने निकाली है, देखे तो यार इसमें से मैंने सही निकाला है, या वो रेट करेगा ये चीज़ सही निकाली है ये नहीं। इसे कहते हैं इंटरेटर रिलायबिलिटी। पढ़ा था आप लोगों ने? वो एस्टेब्लिश करते हैं, उसका मतलब होता है कि मैंने भी देखा इसको, ये मेरा दिमाग है, मैं भी मेरे दिमाग में जो होगा मैं वही देखूंगा। जब दूसरे को दिखाते हैं जो चीज़ें आपने गलत की होती है वो उसको रिफाइन करता है, थीम को, है ना। जो साइकोपैथोलॉजी के थीम निकले होंगे वो कहते नहीं आपको गलत लगा है, ये इसमें ये डिसऑर्डर नहीं है, ये सिम्टम डिप्रेशन का नहीं है, ये सिम्टम ईटिंग डिसऑर्डर का है। वो डिबेट करते हैं आपस में, है ना। इसी तरह केस कॉन्फ्रेंस इसी को कहते हैं। केस कॉन्फ्रेंस से पहले आपस में साइकोलॉजिस्ट इस तरह डिबेट करते हैं, तब जाकर डिसऑर्डर निकलता। अभी देखिए एक स्केल है, कितनी मेहनत है, एक दिन में एक पेशेंट नहीं देख सकते आप लोग, इसकी इंटरप्रिटेशन में पूरी रात लगेगी आपको। ऐसा ही है ना, ये कभी आपने सीखा नहीं है। तो साइकोलॉजी यहाँ बेसिकली पाकिस्तान में बहुत कम है। टाइम पास के लिए 2 मिनट देते हैं, 4 मिनट देते हैं, 5 मिनट देते हैं, 6 मिनट देते हैं, ना। ऐसा ही है ना। इसीलिए 45 मिनट सिर्फ इसकी असेसमेंट के हैं, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन कितने में होती है, पूरी रात लगती है लोगों को अगर सही लोगों का एनालिसिस करना हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस हो जाए। यस